नमस्कार दोस्तों। फ्रांस की जो न्यू कैलेडोनिया आइलैंड्स है वहां पर फ्रांस की गवर्नमेंट को इमरजेंसी घोषित करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि फ्रांस ने एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था जिसकी वजह से वहां की जो लोकल कम्युनिटी थी, जिसको कनक कम्युनिटी कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई और उसने पिछले वीक से ही पूरा वायलेंस वहां पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहां की अथॉरिटीज़ ने उसको क्रैकडाउन करने की कोशिश करी और अथॉरिटीज़ और वहां की लोकल कम्युनिटी जो कि कनक कम्युनिटी है वहां पर काफ़ी वायलेंट क्लैश होता है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि उसमें 4 लोगों की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। 3 लोग जो थे वो इसी कनक कम्युनिटी से आते हैं और जो एक पर्सन है उसमें पुलिसमैन थे, उनकी भी इसमें डेथ हुई है। पुलिसमैन की डेथ के बाद वापस से रीइंफोर्समेंट भेजी गई है फ्रांस द्वारा वहां पर और तुरंत ही वहां पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी है। हालांकि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उनका सीधा सीधा इसमें कहना यह है कि वो किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। इसमें जो भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व होंगे उन सबको अरेस्ट करके उनके ऊपर चार्जेस चलाए जाएंगे फ्रांस के अंदर में। ऑलरेडी 350 से ज़्यादा लोग जो कि कनक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको इस पूरे मामले में अरेस्ट कर लिया गया है। अब एक्चुअल में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस न्यू कैलेडोनिया के आइलैंड की, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले हमें इसकी लोकेशन देखनी पड़ेगी कि ये इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है फ्रांस को, और फ्रांस को अभी न्यू कैलेडोनिया आइलैंड्स की याद कैसे आने लगी। अब एक्चुअली में देखो, ये बिल्कुल पैसिफिक के बीचों बीच में मौजूद है ये न्यू कैलेडोनिया आइलैंड। आपको ये बड़ा सा ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा और ऑस्ट्रेलिया के बगल में ये छोटा सा जो आइलैंड है ये न्यू कैलेडोनिया आइलैंड्स है। ऑस्ट्रेलिया और फिजी के बिल्कुल बीचों बीच है ये। ऊपर आपको यहाँ पर सोलोमन आइलैंड्स दिखाई दे रहे होंगे, पापुआ न्यू गिनिया दिखाई दे रहा होगा और नीचे यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड दिखाई दे रहा होगा। तो ये आप समझ लो एक तरीके से पूरा पैसिफिक जोन है। अब ये पैसिफिक जोन में आपको पता है कि जितनी भी आज के जियोपॉलिटिक्स में बड़ी कंट्रीज हैं, लेट्स से यूएस, लेट्स से यूके, लेट्स से इंडिया, चाइना, रशिया, ऑल दीज कंट्रीज आर प्रेजेंट इन दिस पैसिफिक जोन। तो अगर आपको एक इमर्जिंग सुपर पावर होना है प्रेजेंट डे जियोपॉलिटिक्स के अंदर में, सो यू हैव टू बी प्रेजेंट इन पैसिफिक एंड दैट्स फॉर श्योर। और इसीलिए फ्रांस के पास पैसिफिक में घुसने का एकमात्र बहुत अच्छा जरिया ये है कि वो इस न्यू कैलेडोनिया आइलैंड्स को अपनी जो सोवेनिटी है इस पूरे न्यू आइलैंड पर उसको थोड़ा बढ़ा सके। अब इसको समझने के लिए, इशू को समझने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस किया गया जिसकी वजह से यहाँ की लोकल कम्युनिटी भड़क गई, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा और इस पूरे आइलैंड की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। अब देखो क्या हुआ था कि जब कॉलोनियल दौरा चल रहा था, जब इंग्लिश मेंस कॉलोनीज़ बना रहे थे, फ्रेंच कॉलोनीज़ बना रहे थे, पोर्टुगीज़ बना रहे थे, स्पेनियर्ड्स अपनी अपनी कॉलोनीज़ बना रहे थे, तो उसी टाइम पर 1853 के अंदर में ये जो न्यू कैलेडोनिया आइलैंड है उसको फ्रांस ने अपने कंट्रोल में ले लिया और उसको फिर अपनी तरीके से रूल करते रहे। उनके जो वहाँ के, और आपको पता है कि जो ये इंग्लिश मेंस, जो ये फ्रेंच मेंस, जहाँ जहाँ इन्होंने रूल किया है वहाँ पर इन्होंने क्या किया कि वहाँ के लोकल कल्चर को, वहाँ की लोकल कम्युनिटी को काफ़ी सिग्रीगेट कर दिया, उनके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। और यही इनकी सिग्रीगेशन पॉलिसीज़ की वजह से इतने सारे रिवोल्ट्स हुए इन कॉलोनाइजर्स के खिलाफ में। तो वही किया, फ्रांस से लोग जा करके न्यू कैलेडोनिया में बसने लग गए और वहाँ की जो लोकल कनक कम्युनिटी थी वो इनसे काफ़ी नाराज़ होने लगी, इनके कल्चर को इन्होंने खत्म कर दिया पूरी तरीके से। और ये सब करते करते चल रहा था। लेकिन 1940s का जो दौर था वो इन कॉलोनाइजर्स के लिए बहुत ख़राब था। आपको पता है कि हर जगह पर काफ़ी बड़े बड़े रिवोल्ट्स खड़े हुए और कई सारी कंट्रीज जो है उसमें आज़ाद हो गई। तो उसी में 1940s के दौर में ही न्यू कैलेडोनिया के अंदर भी आज़ादी की लहर शुरू हो चुकी थी। लोग वहाँ पर आज़ादी की डिमांड करने लगे थे, जो वहाँ की ओरिजिनल कम्युनिटी थी जिसको कनक कम्युनिटी कहते हैं वो लोग। लेकिन इन्होंने फिर क्या किया, उसी चीज़ को ठीक करने के लिए इन्होंने उसको ओवरसीज टेरिटरी का जरिया दे दिया। और ओवरसीज टेरिटरी का टैग मतलब देना, मतलब कि आप रहोगे तो फ्रांस के अंदर में ही, बट वहाँ पर आप थोड़ा सा लोकल गवर्नमेंट अपने हिसाब से चला सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं दिए थे इस ओवरसीज टेरिटरी के टैग के बाद भी वहाँ के कनक कम्युनिटी के लोग को, कल्चर को तब भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था उनका। तो फिर 40 साल ऐसे चला और 1980s का जब वक्त आया तो साल 1980s के टाइम पर क्या हुआ कि वहाँ पे जो कनक कम्युनिटी थी वो काफ़ी नाराज़ हो जाती है। एक इंसिडेंट हुआ था वहाँ पर जहाँ पे कनक कम्युनिटी के जैसे गांव के प्रधान होते हैं वैसे एक लीडर की डेथ हो जाती है, अथॉरिटीज़ द्वारा उनको मारते मारते मार दिया जाता है। और जिसके बाद एक पूरा प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है 1980s में। और ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पर, ये काफ़ी वायलेंट हो गया। लोगों ने इतने वायलेंट हो गए कि वहाँ पर फ्रांस की अथॉरिटीज़ को मारना शुरू कर दिया, ऑफिसेस को जलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद फ्रांस पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गया। अब इसकी अगर आप जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस देखोगे न्यू कैलेडोनिया की, एज आई टोल्ड कि ये पैसिफिक में एक तो मौजूद है, दूसरी चीज़ ये है कि ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट निकल प्रोड्यूसर है और इसीलिए फ्रांस इसको छोड़ना भी नहीं चाहता है। तो फ्रांस ने क्या किया, 1980s
से खींच के मतलब रेगुलर टॉक्स किए कनेक्ट कम्युनिटी के लोगों के साथ, और फाइनली 1998 में इन लोगों ने एक नूमिया अकॉर्ड साइन कर लिया। न्यू कैलेडोनिया की जो कैपिटल है उसका नाम है नूमिया। वहाँ पर ये अकॉर्ड साइन हुआ था। फ्रांस की गवर्नमेंट और वहाँ के जो लोकल लोग हैं कनेक्ट कम्युनिटी के, जो पार्टी थी अपनी पॉलिटिकल फ्रंट था उनका, उनके साथ ये नूमिया अकॉर्ड साइन किया गया 1998 में। अब इस नूमिया अकॉर्ड से जो वहाँ के लोकल लोग थे उनको बहुत सारे राइट्स मिले, और वो राइट्स जो है मैं आपको 4-5 राइट्स बता देता हूँ जो कि आपकी हेल्प करेगा इस पूरे आर्टिकल को समझने में और क्या सिचुएशन वहाँ पर चल रही है वो समझने में। हालांकि ये नूमिया अकॉर्ड में बहुत लंबा है, एक तरीके से ये पूरा जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसका ये कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है नूमिया अकॉर्ड। तो उसकी सिर्फ मैं आपको 3-4 शर्तें बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ था। और ये नूमिया अकॉर्ड पूरी तरीके से टिल्टेड था जो न्यू कैलेडोनिया के लोकल लोग हैं उनकी तरफ में। तो अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये लिखी हुई थी कि आप जो हमें ओवरसीज टेरिटरी का स्टेटस देते हो उसको हटाओ और हमें शेयर्ड सोवरेनिटी का स्टेटस दो। यानी कि इसका साफ साफ मतलब ये हो गया कि आप हमें कॉन्स्टिट्यूशनली स्ट्रांग करो। मतलब फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें न्यू कैलेडोनिया का भी मेंशन होना चाहिए, वहाँ के लोगों के भी राइट्स वहाँ पर मेंशन होने चाहिए। एक तरीके से शेयर्ड सोवरेनिटी की तरह हम इसको चलाएंगे। और दूसरी चीज़ इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि यहाँ पर जो कांग्रेस काम कर रही है फ्रांस की, जो फ्रांस से रूल हो रहा है, ये इसको आप ख़त्म करो और पूरी तरीके से यहाँ पर 1999 के अंदर में मतलब 1 साल के बाद ही आप यहाँ पर इलेक्शंस करवाइए और यहाँ पर नया पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनवाइए। और उस न्यू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में जो यहाँ के लोकल लोग हैं वही उसके मेंबर बन सकते हैं। और वोटिंग भी कौन करेगा? यहाँ पर वोटिंग राइट्स भी जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं जो कि नूमिया अकॉर्ड 1998 के पहले न्यू कैलेडोनिया में रह रहे हैं, सिर्फ वही वोटिंग कर सकते हैं। कोई भी नया बंदा यहाँ पर आकर के वोटिंग नहीं करेगा। अगर कोई फ्रांस से आता भी है माइग्रेट करके न्यू कैलेडोनिया के अंदर में तो वो आए रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो वोटिंग राइट्स उसको नहीं दिए जाएंगे। और यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी और इसी को लेकर के सारा इशू हुआ है। अभी हम आगे उस पर आएंगे। थर्ड चीज़ इसमें कहा गया कि जो ये पेरिस से आप एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो उसको बंद करो। ये पेरिस से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलेगा। जो ये नई गवर्नमेंट बनेगी ये सारी पावर्स जो है वो इस नई गवर्नमेंट के पास होंगे। मतलब एक पूरा ट्रांसफर ऑफ पावर होगा पेरिस से न्यू कैलेडोनिया नूमिया के अंदर में। अब ये जो कहा गया बेसिकली मतलब ऑब्वियसली ये क्या कर रहे थे कि फ्रांस की गवर्नमेंट के पैरेलल एक गवर्नमेंट बना रहे थे। अब ये पैरेलल गवर्नमेंट आज़ादी क्यों नहीं मांग ली इन्होंने उसी समय पर? क्योंकि इनकी स्थिति उतनी नहीं थी। जैसे आप बाकी देश देखोगे तो बड़े देश थे, एक पॉलिटिकल फोरफ्रंट उनका खड़ा हो चुका था। यहाँ पर जो है ज़्यादातर ट्राइबल लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं थे, क्योंकि इतना सप्रेसिव पॉलिसीज थी फ्रांस की कि वो लोग कभी उससे बाहर नहीं निकल पाए। तो वो उस सिचुएशन में नहीं थे कि वो अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करें, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को चलाएं। तो इसीलिए उन लोगों ने फ्रांस की गवर्नमेंट के अम्ब्रेला के अंदर में ही रह करके अपनी सोवरेनिटी, अपनी मतलब एक तरीके से इंडिपेंडेंस के लिए वो वर्क कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 15 से 20 साल दिए जाने चाहिए। इसी नूमिया अकॉर्ड में ये चीज़ भी मेंशन है कि 15 से 20 साल दिए जाने चाहिए एक पूरा ट्रांजिशन होने के लिए। मतलब हमारे लोग एजुकेटेड हो जाए, हमारे लोग गवर्नमेंट कैसे चलती है वो सारी चीज़ें समझ जाएं। और उसके बाद एक आप रेफरेंडम करवाइए न्यू कैलेडोनिया के अंदर में, जिस रेफरेंडम से ये तय होगा कि हम फ्रांस के साथ रहना भी चाहते हैं या नहीं, या आज़ाद होना चाहते हैं। लेकिन ये 15-20 साल बाद होना चाहिए ताकि हमारे लोग उस लेवल पर पहुंच जाएं कि ये गवर्नमेंट चलाना उनको कम से कम आ जाए। तो ये सारी शर्तों के साथ नूमिया अकॉर्ड साइन हो जाता है। फ्रांस की गवर्नमेंट भी साइन कर देती है और जो वहाँ की न्यू कैलेडोनिया की जो अपनी पार्टी थी वो भी ये साइन कर देती है और वहाँ पर एक पैरेलल गवर्नमेंट बन जाती है। वहाँ पर प्रेसिडेंट भी चुन के आ जाते हैं। फाइनली सारी चीज़ें ठीक से चल रही होती हैं। साल 2018 में फ्रांस ने वहाँ पर पहला रेफरेंडम करवाया। अब साल 2018 में पहला रेफरेंडम करवाया, रेफरेंडम अगेंस्ट में आया, उसको पुट डाउन कर दिया गया, उस रेफरेंडम को नहीं माना गया। फिर अगले साल ठीक साल 2019 में एक और रेफरेंडम करवाया गया, वो भी रेफरेंडम पुट डाउन हो गया और इस रेफरेंडम को बहुत लोगों ने बॉयकॉट भी कर दिया था क्योंकि भाई आपने पिछला वाला रेफरेंडम क्यों नहीं माना। उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों रेफरेंडम पुट डाउन करने के बाद इन्होंने, आपको पता है कि साल 2020 में कोविड आ गया था तो अगले साल रेफरेंडम नहीं हो पाया। 2020 के ठीक बाद 2021 में आपको पता है कि सेकेंड वेव और थर्ड वेव आई थी कोविड की, तो उस टाइम पर भी लोग अपने घरों से कम निकल रहे थे बाहर। तो इन लोगों ने, फ्रांस की गवर्नमेंट ने चालाकी से क्या किया कि साल 2021 में एक और रेफरेंडम करवा दिया। अब वो रेफरेंडम करवाया तो फिर से यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए कि भाई कोविड के टाइम पर वोट देने लोग बाहर कैसे जाएंगे, ये रेफरेंडम का कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद हालांकि वो रेफरेंडम भी फिर से पुट डाउन कर दिया जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ, सारी चीज़ें शांति से चल रही थी। न्यू कैलेडोनिया के अंदर में गवर्नमेंट भी काम कर रही थी, जो उनकी पैरेलल गवर्नमेंट उन लोगों ने बनाई थी। अचानक से क्या होता है कि पैसिफिक की रेस शुरू होती है। अब 21st सेंचुरी जियोपॉलिटिक्स में आपको पता है कि पैसिफिक की रेस जो है वो बहुत तेज़ हो चुकी है और अब यूएस जो है वो लगातार कोशिश करने लगा है। चाइना अपनी पावर को बढ़ाने लगा है रशिया के साथ मिलकर के, एक एक्सिस क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर। नॉर्थ कोरिया उस एक्सिस का हिस्सा हो चुका है। तो अब यूएस, यूके
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज वहाँ पर एंटर कर चुके हैं। नाउ फ्रांस ऑल्सो वांट टू एंटर देयर, और वहाँ पर एंटर करने के लिए उनको न्यू कैलेडोनिया का जो आइलैंड है वहाँ पर ज़्यादा पावर्स चाहिए होंगे गवर्नमेंट के अंदर में। इसीलिए उन्होंने एक चेंज किया अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने न्यू कैलेडोनिया में जो ये वाली जो एक न्यूमिया अकॉर्ड के अंदर में ये वाली शर्त लिखी हुई थी कि वोट सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो कि 1998 के पहले, मतलब कि न्यूमिया अकॉर्ड के जिस दिन साइन हुआ है उससे पहले से यहाँ पर रह रहे हों न्यू कैलेडोनिया के अंदर में। अब इस टर्म को उन्होंने चेंज कर दिया, इसमें अमेंडमेंट कर दिया, कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाले हम जो चीज़ किया था इसको हम पूरी तरीके से हटा रहे हैं, और इसको चेंज करके हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको चेंज करके हमने कर दिया कि भाई कोई भी अगर 10 साल या 10 साल से ज़्यादा से न्यू कैलेडोनिया में रह रहा है तो वो वोट दे सकता है। अब इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के लोकल लोग इसलिए गुस्सा हो गए क्योंकि उनको पता है 1998 के बाद बहुत सारे फ्रेंचमैन जो हैं वो माइग्रेट करके न्यू कैलेडोनिया में आते हैं और यहाँ पर बड़ी मात्रा में रह रहे हैं। अब उन सबके पास जब वोटिंग राइट जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, एक तरीके से फ्रांस की एक कांग्रेस वहां पर है और एक कांग्रेस यहां बना दोगे, आप अपने ही लोगों को आप चूज करोगे, उनके ही लोग जो हैं वो रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और जाहिर सी बात है कि लोकल जो लोग थे वहां के, जो कनक कम्युनिटी के लोग हैं, वो गायब हो जाएंगे, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, उनका कल्चर विलुप्त हो जाएगा, और ये पूरा न्यू कैलेडोनिया आइलैंड जो उनका था एक्चुअल में वो फ्रांस का हो जाएगा इस तरीके से। तो बहुत ईजी तरीका है वोटिंग राइट चेंज करके। इसी के खिलाफ पूरे राइट शुरू हुए, और ये राइट्स इसी के खिलाफ पहले तो प्रोटेस्ट शुरू हुए, पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू हुए, और उसके बाद ये पीसफुल प्रोटेस्ट को क्रैक डाउन करने की कोशिश में क्लैशेस हो जाते हैं, और ये पूरा प्रोटेस्ट जो है काफ़ी वायलेंट हो जाता है, और इसी में 4 लोगों की डेथ हो चुकी है, 3 कनक कम्युनिटी के लोग हैं और एक वहां पर पुलिस ऑफिसर की भी इसमें डेथ हो गई। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल, पूरा इश्यूज न्यू कैलेडोनिया आइलैंड्स का, उसकी लोकेशन सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से, दैट अनअकैडमी टीम ने इस बार 2023 यूपीएससी सीएससी 2023 के रिजल्ट में 300+ सिलेक्शंस दिए हैं। इवन जो ऑल इंडिया रैंक है आदित्य श्रीवास्तव सर, वो भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लर्नर हैं। तो आप जो हमारी ये सक्सेस है उसको हम अकेले नहीं सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उसको हम आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जो यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस 1 लाख 1.5 लाख रुपए होती है, उसको हमने आपके लिए कम करके सिर्फ और सिर्फ 15 मंथ्स की 37,000 कर दिया, ऑलमोस्ट 37,000। 18 मंथ्स का भी कोर्स अवेलेबल है हमारे पास, 24 मंथ्स और 30 मंथ्स के कोर्सेस अवेलेबल हैं। यहाँ पर सामने उनके प्राइसेस लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, इस लिंक पर आप जा करके आपको ये सारे बैचेस की कंप्लीट डिटेल्स मिल सकती है। इसमें आपको इंग्लिश और सिर्फ हिंदी मीडियम के बैचेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सारे बैचेस हर एक बच्चे के डैशबोर्ड पर होंगे। उसके साथ साथ अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो और आप इन प्राइसेस को भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए एक और चीज़ की है अनअकैडमी टीम ने। आपके लिए हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ पर प्लान किया हुआ है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट 19 मई को होगा। एक तो 2 फायदे होंगे स्कॉलरशिप टेस्ट को देने से। एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि यूपीएससी के क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, आपको टाइम मैनेजमेंट की कितनी ज़रूरत है, या मेंटोरशिप का क्या रोल है, उसमें गाइडेंस कितनी चाहिए, आप स्टैंड कहाँ करते हो, ये पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ आपका फ़ायदा ये होगा इसमें कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो इसमें आपको 90% तक की स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। प्लस इसके साथ अगर आप लकी हुए तो आपको अमेजॉन वाउचर्स, लैपटॉप्स, ऐसे गिफ्ट्स भी मिल जाएंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको गिफ्ट में भी मिल सकती हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हमने इस टेस्ट की लिंक दी है, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर जा करके आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।